नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और आज मेरे साथ मौजूद हैं छत्तीसगढ़ संयुक्त प्रदेश अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी। रवि भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, आपका भी बहुत दिनों से बात चल रही थी मुलाकात करने, लेकिन आज आखिरकार वो लम्हा आ गया जब आप भी फुर्सत में हैं, मैं भी फुर्सत में हूँ। जी जी। और सुना है हमने कि बहुत बड़े आंदोलन की रणनीति आप लोग बना रहे हैं। जी। और चूंकि जब मैं रिपोर्टिंग में था, जब फील्ड में वर्क करता था, तब उस वक्त मैंने देखा था कि बहुत बड़े स्तर का आंदोलन आप लोगों ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के पहले किया था। जी जी। अब उससे भी बड़ा आंदोलन करने का आप लोग दावा कर रहे हैं। जी जी। उस पर तो बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है अनियमित कर्मचारियों का, जी। इसका बेस कहाँ से हुआ रवि भैया? मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, पृष्ठभूमि क्या है इसकी? जी। मैं आपको बताना चाहूँगा अमित जी कि हम जो है नियमितीकरण की मांग को लेकर एक बड़ी योजना बना रहे थे, जिसमें कि अलग अलग विभागों में जो है अनियमित कर्मचारी थे, जो दैनिक वेतनभोगी, प्लेसमेंट, मानदेय, जॉब दर, संविदा, तदर्थ, ठेका कर्मचारी थे। इन सब को नियमितीकरण की लक्ष्य पे जाना था, लेकिन लड़ाई क्या है, सब अलग अलग लड़ रहे थे, जिसके कारण शासन प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं बन पा रहा था। तो हम लोगों ने एक नया बैनर तैयार किया और उस बैनर पे सारे लोग एक साथ आए। चूंकि लक्ष्य और मंजिल एक था, तो सारे लोग एक साथ आए। और वर्ष 2018 का जो चुनावी वर्ष था, उस समय हम लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया था। लगभग 23 दिन का एक आंदोलन था, जिसमें सत्ता विपक्ष के जो लोग हैं वो हमारे मंच पे आके समर्थन दिए हमारा। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि उस समय के नेता प्रतिपक्ष रहे टी.एस. सिंहदेव जी, वो खुद हमारे मंच पे आए थे जब हम लोगों मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रहे थे। 3 जुलाई 2018 की बात है ये। उसमें वो खुद आते हैं और लगभग दर्जन भर कांग्रेस पार्टी के विधायक वहां पहुंचे थे। मोहन मरकाम से लेकर दीपक बैस से लेकर तमाम वो सारे बड़े नेता जो है मंच पे आए थे हमारे। और टी.एस. सिंहदेव जी ने कहा था वहां पर मंच के सामने कि हमारी सरकार अगर आती है तो किसानों के कर्जा माफी के साथ पहले 10 दिन में हमें नियमितीकरण की सौगात दी जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि सरकार बनी, हम लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया। घोषणा पत्र में भी बिंदु क्रमांक 11 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी और किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य का विषय यह है कि वो घोषणा ही रह गया है। हम 3.5 साल से ज़्यादा इंतजार कर चुके हैं, लेकिन सरकार का वो 10 दिन पूरा नहीं हुआ है जी। उसके बाद सरकार बनने के बाद हम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बनते हैं। तो 14 फरवरी 2019 को हम लोगों ने एक मंच सजाया था, और कर्मचारी जगत का इकलौता वो मंच है अनियमित कर्मचारी संघ में कि एक मुख्यमंत्री जो है किसी अनियमित कर्मचारी संघ के मंच पे आए थे। और हम लोगों ने एक महापंचायत किया था। उस मंच पे भी आके भूपेश बघेल जी ने कहा था, क्योंकि उस समय विधानसभा चल रहा था, फरवरी में बजट का सत्र रहता है, विधानसभा का सत्र चल रहा था, तो वहां से वो कोई घोषणा की बात नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बस ये कहा कि इस साल जो है किसानों का कर्जा माफी के लिए 10,000 करोड़ रुपए देना पड़ा है, क्योंकि पहला उनका जो वादा था उसमें किसानों का कर्जा माफी, बिजली बिल हाफ करने का जो वादा था, उसके अनुसार 10,000 करोड़ रुपए शासन का चला गया है। तो मुख्यमंत्री कोई और भी बन जाए तो भी आप लोगों की मांग को अभी कोई पूरा नहीं कर पाएगा, तत्काल की बात अगर करे तो उन्होंने वहां पर से मंच से आश्वासन दिया था कि ये साल किसान मन बर करे हन, अगले साल तुमन बर भी करवो। ये साल किसानों का और अगले साल कर्मचारियों का होगा जी। तो 2019 में ये जो बात उन्होंने कहा था 14 फरवरी 2019 को, उसके बाद 20 गुजर गया, 21 गुजर गया और 22 भी गुजर गया है। लेकिन 3 साल एक सार्वजनिक मंच पे आके मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया बोल के चले जाते हैं और उसके बाद घोषणा जो है पूरी नहीं होती, तो निश्चित तौर पे हमारे सभी अनियमित कर्मचारियों के मन में आक्रोश है। उसके बाद आपको बताना चाहूंगा कि उसी मंच से उन्होंने नियमितीकरण करने के लिए एक कमेटी का गठन करने का एक वादा किया था। तो उसके ठीक 1 महीने बाद 8 मार्च 2019 को अपर मुख्य सचिव गृह, जो कि उस समय आर.पी. मंडल सर थे, जो बाद में मुख्य सचिव भी बने हैं, तो आर.पी. मंडल सर की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय एक टीम बनी, जिसमें नियमितीकरण के लिए कार्रवाई करने की बात कही गई थी। लेकिन आर.पी. मंडल सर मुख्य सचिव बनते हैं, तो मनोज पिंगवा साहब, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी वाणिज्य हैं, उनकी अध्यक्षता में उसको रिवाइज कर दिया जाता है कमेटी को। और उस कमेटी से हमें आशा थी कि वो कमेटी भी रिजल्ट देगी, लेकिन आज 3.5 साल बीत चुके हैं उस कमेटी को, लेकिन वो कमेटी भी अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दी है। मैंने कमेटी से भी के जो मुखिया है मनोज पिंगवा जी, उनसे मिलने का आवेदन किया, लेकिन उन्होंने उस आवेदन को अस्वीकार कर दिया। उनके द्वारा ये बताया गया मुझे कि हम जो कमेटी बनाए हैं उसकी जो रिपोर्ट है हम सीधे सीधे मुख्यमंत्री को
सौंपेंगे करके। इसके साथ ही हम विपक्षी जो विधायक हैं वो विधायक भी विधानसभा में, हर विधानसभा में अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का सवाल करते हैं। पिछले 4 विधानसभा को अगर आप उठा के देखेंगे तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने हर एक विधानसभा में अपने जवाब में ये कहा है कि हम नियमितीकरण कर रहे हैं, लेकिन वो नियमितीकरण कब करेंगे इसका डेट अभी तक नहीं बता पा रहे। तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। एक ही रटा है उनका जवाब रहता है कि महाधिवक्ता से अभिमत मांगा गया है विधि विभाग के अनुसार और कर्मचारियों की जानकारी मंगाई जा रही है। अभी तक 38 विभाग से कर्मचारियों की जानकारी मंगाई गई है। ये जवाब ही सर मुख्यमंत्री जी देते हैं, लेकिन नियमितीकरण कब तक होगा इसकी जानकारी जो है विधानसभा से भी हमको नहीं मिल पा रही है। इसलिए अब हम सड़क पे आंदोलन करने के लिए उतर रहे हैं। बिल्कुल, तो सड़क पर एक बार आपका आंदोलन होगा। और दिलचस्प बात ये भी है कि बहुत सारे संगठन ऐसे हैं, और अभी आपने जैसे कहा कि हमने इसे घोषणा पत्र में शामिल कराया था, लेकिन वही अगर हम दूसरे संगठनों की बात करें रवि भैया, तो वो कहते हैं कि वो तो हमारा मंच था, हमने घोषणा पत्र में शामिल कराया था। आखिर घोषणा पत्र में इस नियमितीकरण के बिंदु को शामिल कराने के पीछे की असल घटना क्या थी, कहानी क्या थी, कैसे ये घोषणा पत्र में शामिल हुआ? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि जब ये आंदोलन खड़ा हुआ था उस समय मैं रायपुर का जिला अध्यक्ष था, और जिला अध्यक्ष रहते हुए मेरी जिम्मेदारी, चूंकि रायपुर राजधानी में ही ये आंदोलन हो रहा था, तो जो यहाँ के जो प्रमुख नेताओं हैं उन लोगों से संपर्क करने की जिम्मेदारी मेरी ही रहती थी। जितने भी हमारे मंच में नेता आए हैं, चाहे उस समय विपक्ष में जो भी नेता थे, अजीत जोगी जी भी हमारे मंच पे आए थे, तो उनको भी मैंने ही उनको बुलाया था। भूपेश बघेल जी से लेकर गिरीश देवांगन जी से लेकर विकास उपाध्याय जी से लेकर सत्यनारायण शर्मा, धनेश, हम ऐसे लंबी, अब ये सब सत्ता में है, इन सबको मैंने स्वयं फोन करके बुलाया था। जो आप यहाँ पर बैकग्राउंड में देख रहे हैं कि TS सिंहदेव जी, बिल्कुल मैं बयान भी चाह रहा था, ये जो वीडियो बैकग्राउंड में प्ले हो रहा है ये क्या उसी मंच का है? ये मैं बैठा हुआ, ग्रीन कलर का शर्ट जो पहना हुआ ये मैं बैठा हूँ। TS सिंहदेव जी यहाँ पर बयान दे रहे हैं, बगल में मोहन मरकाम भी है यहाँ पर। जी हम देख पा रहे हैं। और ये है 3 जुलाई 2018 का सप्रेशाला ग्राउंड का वीडियो है। मतलब लगभग 4 साल अभी 3 तारीख को हो जाएंगे। दीपक बैज जी भी है, अभी सांसद हैं ये। जी। तो ये सब हमारे मंच पे आए थे और इनको मैंने ही बुलाया था। इसके बाद, इनके जाने के बाद कवासी लखमा आए थे। कवासी लखमा जी को भी मैंने ही फोन करके बुलाया था। वो धरना स्थल जगह नहीं देख पाए थे, तो श्याम टाकी के पास उनकी गाड़ी रुकी, फिर मैं गाड़ी में जाके रिसीविंग करके उनको लेके आया। उनको बताया कि हमारी क्या क्या समस्याएं हैं, और वो आके हमारे मंच पे फिर वो भी उद्बोधन दिए थे। तो रही बात घोषणा पत्र में शामिल कराने की, तो हम लोगों को तो स्वयं TS सिंहदेव जी आके बोले थे कि आप घोषणा पत्र में शामिल कर रहे हैं, लेकिन हमको अंदर से इनपुट ये मिला था कि शायद हमारी मांगे प्राथमिकता में नहीं रखी जा रही है, या शायद आउट भी हो सकती है। तो जैसी ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई, तो मैंने दिल्ली के जो नेता हैं उन लोगों से भी संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। और आपको बताना चाहूंगा कि मैं दिल्ली से जब वापस आ रहा था, तो उस समय चुनाव प्रभारी के रूप में जयवीर सेलगिर, जो कि अभी कांग्रेस से इस्तीफा देके बाहर गए हैं, वो भी उस फ्लाइट से वापस आ रहे थे। हाँ, दिल्ली से जो हम लोगों ने रायपुर के लिए उड़ान भरी थी। तो मैंने उनसे संपर्क किया, उनके सीट के पास जाके बैठा और बात किया कि सर 2018 का विधानसभा चुनाव है और हम 1,80,000 अनियमित कर्मचारी हैं जो नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। ये लंबित मांगे हैं, वर्तमान सरकार हमारी पूरी नहीं कर रही है और आचार संहिता लगने वाला है। आप अगर इसे घोषणा पत्र में शामिल करवाते हैं और हमको सपोर्ट करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी सरकार भी आएगी, और आपकी सरकार बनती है तो आप हमें नियमितीकरण भी करिएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं PCC में, क्योंकि मैं डायरेक्टली फ्लाइट में कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि ये राज्य का मुद्दा है, और जब तक मैं PCC में बात नहीं करूंगा मैं मीडिया में अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा। वो मेरे को बोले कि PCC में आके आप दूसरे दिन मिलिए। अपना मोबाइल नंबर भी उन्होंने मुझे दिया था। और उसके बाद मैं दूसरे दिन जाके मिला भी, और हमने पूरे दस्तावेज उनको बताए कि किस प्रकार से किस किस कर्मचारियों को क्या क्या लाभ मिल सकता है। तो सारे दस्तावेज मैंने उपलब्ध कराए थे। और उसके बाद AICC से PCC में फोन आता है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी यहाँ छत्तीसगढ़ में जी। और शैलेश नितिन त्रिवेदी जो उस समय के संचार विभाग के प्रमुख थे, उनका फोन मेरे पास आता है और वो बोलते हैं कि आप लोगों की जो मुद्दा है उसके पूरी एक फाइलिंग करके लेके आइए और हम उसको घोषणा पत्र में शामिल करेंगे। तो इस प्रकार से फिर मैंने तत्काल जितने भी पंजाब में किस प्रकार से नियमितीकरण की बात हुई है, हमारे मातृत्व राज्य मध्य प्रदेश में किस तरीके की बात हुई, हरियाणा में प्लेसमेंट कर्मचारियों के लिए क्या बात हुई है, ठेका कर्मचारियों को दिल्ली में क्या कर रहे हैं सरकार, उनके सारे दस्तावेज का अलग अलग फाइलिंग करके मैं PCC
में गया और शैलेश नितिन त्रिवेदी जी को एक पूरी फाइल वहां पर दिया और उसके बाद ये घोषणा पत्र में शामिल हुआ है। इसमें हमारे जो आंदोलन करने वाले जो साथी है उन लोगों का भी बहुत योगदान रहा है कि वो सड़क पे डटे रहे और एक मुद्दा बना और ये बैकडोर पे जो है मैंने भी प्रयास किया और इस तरीके से जो है ये घोषणा पत्र का विषय बना और प्राथमिकता पे 11वें नंबर पे रखा गया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि बिंदु क्रमांक 11 में होते हुए भी कांग्रेस पार्टी बोल रही कि हमने आधे से ज्यादा वादे पूरे कर लिए, तो ये 11वें नंबर का वादा क्यों छूट गया है? इसके लिए हमको अनिश्चितकालीन आंदोलन पे जाना पड़ रहा है। बिल्कुल, और इसका आप जैसे बता रहे हैं कि अभी तक कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। और क्या मुख्यमंत्री से इसके बाद आपकी हाल फिलहाल में मुलाकात हुई है या कि आपकी समिति या प्रतिनिधिमंडल गया है मिलने के लिए? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने जब हमारे मंच में मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने 1 साल रुकने को कहा था। हम 1 साल रुके उनके बात को मानते हुए। हम लोगों ने कोई वैसा आंदोलन नहीं किया, लेकिन जब वो 1 साल पूरा हुआ तो हमारे टीम के लोगों ने कहा कि अब हमको सरकार को बताने के लिए सांकेतिक आंदोलन करना पड़ेगा। 1 दिवसीय, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय आंदोलन हमको करना पड़ेगा। हम लगातार बीच बीच में आंदोलन किए। इसमें मैं प्रमुख रूप से आपको बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने 11 जुलाई 2021 को पहला आंदोलन चालू किया और मशाल रैली निकाली थी। राजधानी रायपुर में भी हम लोगों ने निकाला और पूरे प्रदेश के लगभग 25 से 28 जिलों में मशाल रैली निकाला गया। उसके बाद जल समाधि का कार्यक्रम किया गया। काली पट्टी बांध के हम काम करते रहे। इसके बाद सारे विधायकों को ज्ञापन दिया गया, सांसदों को ज्ञापन दिया गया है। 2 अक्टूबर को हम लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम किया था कि हम राजीव भवन में आके लगभग 3000 की संख्या में व्यक्तिगत ज्ञापन हम लोग दिए थे और लगभग इतनी संख्या में ज्ञापन हम लोगों ने रवि घोष जो वहाँ कार्यालय प्रभारी हैं वहाँ के राजीव भवन के उनके हाथों में सौंपा था और उन्होंने फिर मुख्यमंत्री के पास भी जाके वो सारे ज्ञापन को दिए। और पिछला 2021 का 2 अक्टूबर। अच्छा, अभी की बात है। हाँ, ये 1 साल होने वाले हैं। और रवि घोष जी ने पत्र भी लिखा बकायदा मुख्यमंत्री जी को अपने लेटर हेड से कि इनकी मांग नियमितीकरण की है और पूरी की जानी चाहिए। लेकिन उतने बड़े पार्टी के पदाधिकारी के लेटर लिखने के बाद भी हमारा मांग अधूरा है और उसके बाद भी लगातार हम आंदोलन करते रहे हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री महोदय से भी हमारी 2 बार की मुलाकात हो चुकी है। अच्छा, लेकिन परिणाम सार्थक नहीं मिल पाया है। और कर्मचारी जो है अपना लोकतांत्रिक तरीका आवेदन, निवेदन और आंदोलन पे रहता है। तो आवेदन और निवेदन हम कर चुके हैं। आंदोलन में भी हम 7 चरणों का जो आंदोलन था, इस 7 चरण में 6 चरण पूरा कर चुके हैं और 7वां चरण हमारा जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन है। अनिश्चितकालीन आंदोलन निश्चित तौर पे किसी भी कर्मचारी संगठन के लिए एक बहुत कठोर कदम होता है, क्योंकि इसके बाद आपके पास और कोई रास्ता नहीं बच पाता है। लेकिन चूंकि माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी 4 बजट पेश कर चुके हैं इस राज्य में, मुख्यमंत्री जी 4 बजट पेश कर चुके हैं। अब ये जो फरवरी मार्च में जो बजट पेश हुआ वो अंतिम बजट है और इस बजट में अगर हमको पूरा कराना है तो बजट बनने की जो प्रक्रिया है वो सितंबर अक्टूबर महीने से शुरू हो जाती है। इसलिए हम लोगों ने इसी वर्ष जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन पे जाने का निर्णय लिया है और हम जो है इस आंदोलन पे जाके सरकार से बात करेंगे और सरकार से जब बात होगी तो नियमितीकरण के लिए रास्ता जरूर निकलेगा। बिल्कुल, और रवि भैया आपके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा ये इस वाला आंदोलन होने वाला है, लेकिन ये जो नेतृत्व की कमान है वो आपको कैसे मिली? और ये भी जानना चाहेंगे क्या अनियमित कर्मचारी महासंघ से जुड़ने से पहले भी छात्र जीवन से राजनीति में सक्रियता रही आपकी? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब स्कूल टाइम में था वहाँ भी मैं क्लास मॉनिटर और लीडरशिप वहाँ किया करता था। उसके बाद मैं 12वीं पढ़ने के बाद मैं रायपुर के सबसे बड़े विज्ञान महाविद्यालय साइंस कॉलेज में मैं एडमिशन लिया और फाइनल ईयर में था तो वहाँ मुझे छात्र संघ चुनाव लड़ने का अवसर मिला और 5 कैंडिडेट मेरे साथ लड़े थे और परिणाम ये हुआ कि जितना मेरा वोट था वो 4 कैंडिडेट का एक साथ उनको मिला लो और मेरे अकेला का वोट उन सब से भी आगे लीड करके मैं पूर्ण बहुमत से जीत के आया था। तो लीडरशिप तो उस समय था। इतने बड़े विज्ञान महाविद्यालय में प्रेसिडेंट बनना अपने आप में बड़ी बात थी। तो लीडरशिप उस समय से करते आया हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई हो सके, लोगों का कल्याण हो सके, लोगों की आवाज में बुलंद कर सकूं, ये मेरा शुरू से उद्देश्य रहा है और उसी उद्देश्य से लगातार काम करते हुए जॉब में आया। जॉब में आने के बाद संगठन से जुड़ा और संगठन से जुड़ने के बाद भी मुझे लगा कि यहाँ पर लाखों लोग जिन लोग एक ऐसे कुचक्र में फंसे हुए हैं, ऐसे कुप्रथा, ये जो अनियमित प्रथा जो है ना वो एक तरह से आजाद भारत में गुलाम करने की प्रथा है, सिस्टम में गुलामी की प्रथा है ये। और इस गुलामी की प्रथा को खत्म करने के लिए मुझे लगा कि इस बीड़ा को मेरे को उठाना चाहिए और मैं आगे आया और संगठन को भी लगा कि लीडरशिप है तो फिर मुझे
लगातार 2 बार प्रदेश अध्यक्ष इलेक्टेड होके मैं यहाँ पर बैठा हूँ जी। तो लोगों को भी भरोसा है कि कुछ अच्छा होगा यहाँ पर, और मैं उसी उद्देश्य से काम कर रहा हूँ कि लाखों लोग जो शोषित पीड़ित हैं, देखिए नौकरी तो मिल जाती है इन लोगों को, लेकिन ये सिर्फ जीवन निर्वाह के जैसे, वो और कोई अपनी सामाजिक दायित्व तो नहीं निभा पाते हैं। इनकी सैलरी इतनी कम रहती है कि वो बच्चों को ठीक से अच्छे स्कूलों में एडमिशन नहीं करा सकते, कहीं चिकित्सा की सुविधा के लिए जाना है, उनके माँ बाप का इलाज कराना है जी। तो वो सारा चीज जो है उन लोगों को नहीं मिल पाता। सिर्फ दिखावे के लिए ये लगता है कि हाँ एक सरकारी कार्यालय में काम कर रहे हैं, उसी का बस जॉब सिक्योरिटी भी नहीं रहती, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है। कल आप सो के उठेंगे और उसके बाद कल मेरी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी इसका भी गारंटी नहीं रहता। तो ये एक तरह से गुलामी की प्रथा है, और काम का इतना प्रेशर दिया जाता है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो दूसरे दिन आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और आपको अपील करने का भी अधिकार नहीं। अच्छा, तो ये एक तरह से शोषणकारी व्यवस्था है, और मैं चाहता हूं कि ये शोषणकारी व्यवस्था ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश भर से ये व्यवस्था को बदलना चाहिए, और देश भर से ये व्यवस्था जो है खत्म होना चाहिए। आपने देखा होगा शिक्षाकर्मी ये भी एक व्यवस्था ही था, बिल्कुल, और उस व्यवस्था को शिक्षाकर्मी साथियों ने संगठित हुआ, और आज छत्तीसगढ़ राज्य में शिक्षाकर्मी नाम का कोई शब्द नहीं है। सही है। तो वो शिक्षाकर्मी भी निश्चित तौर पे एक पहले से बना हुआ सिस्टम और उसके समकक्ष एक और सिस्टम तैयार किया गया था। जब आपकी योग्यता बराबर है, आप काम बराबर कर रहे हैं, तो आपका सम्मान भी बराबर होना चाहिए, ना केवल वेतन। इसमें आपके मान सम्मान की भी बात है कि आप जब अपने वर्किंग प्लेस में जाते हैं तो आपको जिस प्रकार से व्यवहार किया जाता है, आपके साथ जो भावना ऊपर के अधिकारी या दूसरे और अधिकारी लोग की रहती है, वो निश्चित तौर पे बहुत नीचे गिराने वाली रहती है। तो ये मान सम्मान की भी बात है, आत्मसम्मान की बात है, इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और नियमितीकरण पाएंगे, ये विश्वास है मुझे। बिल्कुल, तो विश्वास आपका है, आपके साथियों का भी है, लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है रवि भैया कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कई बार ज्ञापन दिया गया, आवेदन किया, आप लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, इन सब के बावजूद अभी तक किसी तरह का प्रावधान ना होना बजट में, क्या आप ये मानते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं मान रही है कि यदि नियमितीकरण कर देते हैं, संख्या आप लोगों की लाखों में है, बहुत सारे संगठन आपके अंडर में आते हैं, तो क्या वित्तीय बोझ बहुत पड़ेगा सरकार पर? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य में पर्याप्त संसाधन है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जब घोषणा पत्र तैयार हो रहा था, राहुल गांधी जी जब छत्तीसगढ़ आए थे, डोंगरगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, और टी.एस. सिंहदेव जी उस समय घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे। तो राहुल गांधी जी ने पूछा, हर एक बिंदु को लेकर, छत्तीसगढ़ में 36 वादे इन्होंने किए थे, हर एक बिंदु को लेकर ये पूछा कि आपने इसको लिख तो दिया है, इसको पूरा कैसे करोगे? तो टी.एस. सिंहदेव जी ने उस समय बताया था राहुल गांधी जी को कि हमारी सरकार आएगी तो हमारे पास इतना बजट रहेगा, और हम प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हाँ है, ये जब खुद राहुल गांधी जी को बताया गया है, तो फिर अब जब सरकार आने के बाद अगर नहीं कर रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ और मंशा होगी, तो उनकी मंशा को बदलने के लिए हम आ रहे हैं। लेकिन एक चीज आप देखेंगे कि कभी भी उन्होंने ये शायद मना नहीं किया कि हम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बस ये कहा है कि करेंगे। समय सीमा हालांकि नहीं दी, इस वजह से आप लोगों का आंदोलन है। और अभी जो आप लोगों का आंदोलन होने जा रहा है 1 सितंबर से, और अनिश्चितकालीन आंदोलन बहुत बड़ा होता है, और जैसे कि हम यहाँ लूप में भी वीडियो चला रहे हैं, किसानों का आंदोलन था जब दिल्ली का पूरा नेशनल हाईवे जाम हो गया था, अब क्या राजधानी भी फिर से पूरी जाम होती हुई नजर आएगी? बिल्कुल बिल्कुल। इस समय मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुलिस परिवार भी अब हमारे साथ है। अच्छा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, पुलिस विभाग में भी जो होम गार्ड होते हैं, जो गोपनीय सैनिक होते हैं, और जो सहायक आरक्षक होते हैं, और नगर सैनिक होते हैं, ये जो 4 कैटेगरी के जो लोग हैं, ये चारों कैटेगरी अनियमित कर्मचारी की श्रेणी में आते हैं। ये बहुत कम लोगों को पता रहता है, क्योंकि ये सारे लोग वर्दी पहनते हैं, सहायक आरक्षकों के पास गन रहता है, सारा चीज किट पेटी रहता है, तो कोई देख के नहीं बता सकता कि ये नियमित कर्मचारी है या अनियमित कर्मचारी है। लेकिन प्रशासन में देखिए कि पुलिस विभाग जो कि सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, ये नक्सली मूवमेंट में भी ये लोग सबसे फ्रंट में, ये लोग काम करने वाले लोग हैं। इनके शहीद होने पे भी इन लोगों को कुछ नहीं मिलता, जबकि शासन के द्वारा प्रावधान किया गया था कि इनको घर दिया जाएगा, मुआवजा दिया जाएगा। आज लगभग 400 ऐसे पुलिस हैं, अनियमित कर्मचारी पुलिस है, जो शहीद हो चुके हैं, लेकिन उनको शहीद का दर्जा नहीं होने की वजह से उनको जो है कोई सुविधाएं नहीं दी जा रही है। तो उनके भी साथी हमसे मिले, और उन्होंने भी 1 सितंबर से होने वाले अनिश्चितकालीन आंदोलनों में अपने परिवार को यहाँ पर शामिल करने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। तो इस बार पहली बार ऐसा होगा कि कर्मचारी जब आंदोलन कर रहे हैं तो पुलिस परिवार भी रहेगा, और उसमें शहीद परिवार की जो विधवा है
वो भी हमारे साथ यहाँ पर शामिल होने आ रही। तो आप लोगों का स्थल क्या होगा राजधानी रायपुर में? तो क्योंकि अभी जो नया प्रोटोकॉल आया है हाल फिलहाल में, आप जान रहे हैं कि जिला प्रशासन ने कहा है कि अगर 100 से ज्यादा संख्या होती है तो नया रायपुर आपको जाना पड़ेगा, तो वहां जाएंगे या यहीं डटे रहेंगे, क्या रणनीति इस पर? हमारी रणनीति ये है कि हम बूढ़ा तालाब धरना स्थल पे ही आयोजित करें। वो इसलिए आयोजित करना चाह रहे हैं कि क्योंकि जब राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, आपने देखा होगा ईडी का जब घेराव की बात आती है, वहाँ सोनिया गांधी जी को वहाँ ईडी में बुलाया जाता है, तो भूपेश बघेल जी विधानसभा छोड़ के हरिभूमि के ऑफिस के जस्ट सामने जो है पूरा आयकर भवन है, वहाँ पूरा लंबा जो है रोड को जाम करके वहाँ पर उनका पंडाल लगा दिया जाता है। तो सत्ता पक्ष में तो सत्ता का पूरा उपयोग कर रहे हैं, वो धरना स्थल तो नहीं है, लेकिन रोड को ब्लॉक किया गया। अलग विषय है जी। एक और बात आपको अभी का उदाहरण देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है जी, जब उनके राष्ट्रीय नेता आते हैं बेरोजगारी और नियमितीकरण की मुद्दे को लेके वो आंदोलन करते हैं, बेरोजगारी भत्ता और नियमितीकरण की मांग को लेकर, तो नगर निगम के सामने देखिए हाँ वहां पर एक आम सभा होती है और उसके बाद वहां से कूच करते हैं वो मुख्यमंत्री निवास घेराव। तो जब राजनीतिक दलों को इतनी छूट है कि वो जहां चाहे वहां आंदोलन कर सकते हैं, तो कर्मचारी संगठन भी एक संवैधानिक दायरे में रह के हम आंदोलन करना चाहते हैं, तो हम वहीं करेंगे। इस बार कितनी संख्या होने वाली है और कितने संगठन का समर्थन आपको प्राप्त है? अभी तक 45 से भी ज्यादा संगठनों का हमें समर्थन प्राप्त है और हजारों की संख्या में हम भीड़ रहेगी और लगभग 5,000 से ऊपर जो है पर डे जो है हमारे कर्मचारी जुटेंगे राजधानी में। इस बार का जो आपका आंदोलन है, बता रहे हैं कि 45 संगठनों का समर्थन प्राप्त है और बड़ी संख्या में लोग वहां पर जुटेंगे, जिसमें जो पुलिसकर्मी के शहीद परिवारों की जो महिलाएं हैं वो भी आएंगी। और ये भी जानने का विषय है कि क्या चरणबद्ध यह आंदोलन होगा, एक तरह से बैठेंगे आप लोग, इसके बाद क्या अलग अलग तरीके से कुछ कार्यक्रम आप लोगों के होंगे, इसमें आप लोग आंदोलन बढ़ाएंगे? जी, इसमें प्रमुख रूप से जो कार्यक्रम है, 1 तारीख को हम लोग एक हस्ताक्षर अभियान चालू करेंगे और साथ ही क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू होगा 1 तारीख से ही। ये हमारे कुछ साथी जो है वहाँ मंच पे भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे और हस्ताक्षर अभियान हम चलाने वाले हैं आदरणीय राहुल गांधी जी के खिलाफ, क्योंकि उनके ही पोस्टर और होर्डिंग पूरे छत्तीसगढ़ में लगे थे। ऐसा कोई टेलीविजन, न्यूज़पेपर, पॉम्पलेट या होर्डिंग नहीं रहा होगा जहां राहुल गांधी जी का फोटो लगा होगा और वहां पर उसमें लिखा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, नियमित किए जाएंगे सभी अनियमित कर्मचारी। ये होर्डिंग्स लगा था। इवन टेलीविजन से लेकर आप FM रेडियो में तक ये लोग एडवर्टाइजमेंट करते थे, प्रचार करते थे ये लोग कि सरकार बननी चाहिए और हम बनेगी तो नियमितीकरण करेंगे। तो राहुल गांधी जी के चेहरे पे ये चुनाव लड़ा गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा वहां पर कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर नहीं किया था कि केंद्रीय नेतृत्व पे ये चुनाव लड़ा गया था और उनके ही पोस्टर में हमारे नियमितीकरण की बात लिखी गई थी। और 10 दिन में नियमितीकरण की जब बात लिखी गई, घोषणा पत्र में शामिल हुआ, तो निश्चित तौर पे हजारों लाखों लोगों की भावनाओं को इन्होंने ठेस पहुंचाया है। अभी इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 2 दिन हम हस्ताक्षर अभियान करेंगे और 3 तारीख को सिटी कोतवाली रायपुर में ही हम राहुल गांधी के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाने जा रहे हैं। तो एक बड़ा कदम हम महासंघ की ओर से ले रहे हैं, क्योंकि ये लड़ाई जो है अब आर पार के मूड में हम आ चुके हैं और हम लोगों ने एक नारा भी दिया है, आर या पार, नियमित इस बार। तो इस बार नियमितीकरण लेके आने वाले हैं और इस बार आर पार की लड़ाई होगी। अब सरकार के हाथ में गेंद है कि वो इस लड़ाई को लड़ती है या लड़ाई होने से पहले हमारे मांगों को पूरा करती है। अच्छा, तो और जाते जाते कोई अपील आप साथियों से करना चाहेंगे जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? जी, मैं आप सभी साथियों को अपील करता हूं कि ये जो आंदोलन है, आप सभी के नियमितीकरण को लेकर आंदोलन है। आप अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के भविष्य के लिए, अपने बीवी बच्चे के भविष्य के लिए और इस शोषणकारी व्यवस्था को हमेशा से छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में से जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए ये लड़ाई को लड़ा जा रहा है और एक बड़ा आंदोलन हम लोग खड़े कर रहे हैं। आप सभी इस आंदोलन पे साथ दीजिए और निवेदन है कि आप 1 सितंबर से होने वाले अनिश्चितकालीन आंदोलन में रायपुर के बूढ़ा तालाब आंदोलन में इकट्ठा होंगे और अपनी जंग को जीत के ही वापस जाएंगे। धन्यवाद साथियों। चलिए, तो रवि भैया बहुत बहुत धन्यवाद और एक मंच के माध्यम से अपनी बात आपने अपने साथियों तक पहुंचाई है और नियमितीकरण का बिंदु कैसे शामिल हुआ ये भी एक बहुत बड़ी घटना थी जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। और साथ ही आपने बताया कि इस बार जो पुलिस जवान की शहीद विधवाएं हैं, शहीदों की विधवाएं हैं, वो भी इस आंदोलन में शामिल होंगी। तो देखते हैं इस बार क्या आप लोगों की बात सरकार तक पहुंचती है सही मायनों में और उस पर क्या संज्ञान आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी, धन्यवाद।